आप सबको जोहार। और आज है तारीख 4 जनवरी 2025 शनिवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहां पर रांची एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची सदर के सर्किल ऑफिसर मुंशी राम को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उन्हें अपने मुख्यालय लेकर आई और जहां पर पूछताछ जो है वो फिलहाल जारी है। और यहां पर एसीबी की इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में हड़कंप मचा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पूछताछ और जांच पूरी होने के बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि मुंशी राम ने एक जमीन से संबंधित मामले में घूस की मांग की थी और यहाँ पर जो आवेदन करता है उन्होंने घूस देने से इनकार करते हुए इसकी शिकायत एसीबी से कर दी थी। और शिकायत के बाद एसीबी ने मामले की जांच और सत्यापन किया और जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और जिसके बाद योजना बनाकर मुंशी राम को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित श्री कृष्णा ज्वेलर्स में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और घटना 1 जनवरी की देर रात की बताई जा रही है। जेवर दुकान के मालिक गोपाल सोनी ने बताया कि चोरों ने 10 से 15 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए हैं। और इसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि चोर दुकान के पीछे वाली जो दीवार है उसको काटकर अंदर घुसे थे और तिजोरी को तोड़कर उसमें रखा सारा गहना लेकर फरार हो गए। हालांकि यहाँ पर दुकान में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन चोर जो है वो काफी ज्यादा समझदार और तेज निकले और डीवीआर और सीसीटीवी कैमरा दोनों उखाड़कर अपने साथ लेकर चलते बने। जेवर दुकान के बगल स्थित एक दुकान में भी चोरी की गई है, लेकिन उनके हाथ कुछ विशेष लगा नहीं। और वहीं हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और डोरंडा के थाने की यहाँ पर टीम मौके पर पहुंची और यहाँ पर मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था। हालांकि अभी तक चोरों का कोई भी सुराग जो है वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के पूर्व डीसी और जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। और उन्होंने अदालत से मांग की है कि उन्हें उन यहाँ पर दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जाए जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी के दौरान जब्त किया था। और वहीं छवि रंजन का कहना यह भी है कि ये दस्तावेज उनके मामले की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि छवि रंजन की ओर से दाखिल चार्जशीट में इन दस्तावेजों का उल्लेख नहीं किया गया है। और वहीं इस पर कोर्ट ने छवि रंजन से स्पष्ट करने को कहा है कि वह किस प्रकार के दस्तावेजों को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इससे पहले मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की अभियुक्त पूजा सिंघल ने भी इसी तरह की मांग की थी और जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है कैबिनेट की बैठक को लेकर, जहाँ पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जो है वो 7 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में होगी। और यहाँ पर ये जो कैबिनेट की बैठक है वो शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी जो है वो दी है। अब यहाँ पर इस बैठक में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और उससे आने वाले दिनों में क्या फायदा मिलने वाला है वो तो यहाँ पर बैठक के बाद ही पता चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है स्पोर्ट्स को लेकर, जहाँ पर नए साल का दूसरा दिन झारखंड के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। दरअसल झारखंड की सलीमा टेटे जो हैं उनका चयन अर्जुन अवार्ड के लिए किया गया है और देश के 32 खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। और उसमें झारखंड के सिमडेगा की यहाँ पर सलीमा टेटे का नाम भी शामिल है। और सभी खिलाड़ियों को 17 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड के सिमडेगा जिले के बड़की छापर की गांव की रहने वाली सलीमा टेटे वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। और अर्जुन अवार्ड के लिए उनका चयन होने के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। और इसके अलावा सलीमा की बड़ी बहन अनीमा भी हॉकी खेला करती थी, लेकिन अपनी छोटी बहन सलीमा के लिए उन्होंने अपना सपना त्याग दिया और दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, क्योंकि पैसा भी जरूरी है। और इसके अलावा खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक संदीप कुमार, इसके अलावा हॉकी झारखंड
के भोलानाथ सिंह, विजय शंकर सिंह, झारखंड ओलंपिक संघ के डॉक्टर मधुकांत पाठक सहित झारखंड के खेल प्रेमियों ने इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी के अधिकारियों पर दर्ज कराए गए मामले की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार 2 जनवरी को सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है और अब इस मामले में ईडी के अधिकारियों को भी जवाब दाखिल करना होगा और हाईकोर्ट ने अगली जो सुनवाई के लिए तारीख है वो 3 हफ्ते बाद की निर्धारित की है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ रांची के SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और यह घटना 31 जनवरी 2024 को हुई थी, जब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले ही उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अब वहीं फिलहाल इस मामले की जांच रांची पुलिस कर रही है। पुलिस ने CRPC 41A के तहत ईडी के सहायक निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा और इसके अलावा यहां पर अनूप कुमार और साथ ही साथ एक अन्य अधिकारी को नोटिस भेजा था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस नोटिस पर रोक लगा दी थी। अब वहीं ईडी के अधिकारियों को फिलहाल हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है और इस बीच ईडी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से करवाई जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर किसान आंदोलन मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश को बड़ी राहत दी है। 2021 में कांके थाना में दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ MP MLA कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। दीपक प्रकाश ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, केवल परेशान हो सकता है और उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा हमेशा जनहित में संघर्ष करती रहेगी और सरकार द्वारा दर्ज किए गए इस फर्जी मुकदमे से पार्टी डरने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दीपक प्रकाश के अधिवक्ता राहुल कुमार ने कोर्ट में यह तर्क रखा था कि किसानों के हित में किए गए आंदोलन को लेकर दीपक प्रकाश के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में कोई आपराधिक मामला नहीं बनता था और यहाँ पर उनके खिलाफ किसी द्वेष की वजह से जो केस है वो दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए दीपक प्रकाश के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को निरस्त कर दिया है और दीपक प्रकाश ने यहाँ पर आगे ये भी कहा है कि भाजपा संघर्ष से उपजी हुई पार्टी है जो झारखंड के लिए हमेशा लड़ेगी और जनता के साथ खड़ी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर राज्य स्तरीय मैया सम्मान योजना कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई और उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को उचित व आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि ससमय पूरी जो तैयारी है उसको लेकर सुनिश्चित करें। और वहीं बैठक के दौरान उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पंडाल, मंच निर्माण, अतिथियों या फिर लाभुकों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग आदि व्यवस्था की बारीकी से उन्होंने जानकारी ली। दूसरे जिलों से आने वाले लाभुकों के लिए चिन्हित स्थानों पर अधीनस्थ कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर भोजन और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी यहाँ पर उपायुक्त द्वारा दिया गया। नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी को उपायुक्त ने पर्याप्त संख्या में चलंत शौचालय की व्यवस्था एवं कार्यक्रम के दौरान और बाद में साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम के दौरान साफ सफाई के लिए टीम की प्रतिनियुक्ति भी करें। और इसके अलावा यहाँ पर आगे ये भी बोला जा रहा है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और योजना के तहत राज्य की 56 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में दिसंबर माह से बढ़ी हुई 2500 रुपये की जो सम्मान राशि है वो ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को दिवंगत बीजेपी नेता स्वर्गीय गुरविंदर सिंह सेठी का पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए लाया गया और वहीं इस दौरान प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय गुरविंदर सिंह सेठी का असामयिक निधन जो है वो प्रदेश भाजपा के लिए अपूरणीय क्षति है
और आगे उन्होंने ये भी कहा कि स्वर्गीय सेठी एक समर्पित और सेवाभावी कार्यकर्ता थे, लोगों के दुख दर्द में सदैव खड़े रहते थे। भाजपा के अलावा कई सामाजिक संस्थाओं से उनका जुड़ाव था। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। और आगे यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने उन्हें जो जिम्मेवारी दी उन्होंने बखूबी निभाया भी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि गुरुवार की शाम हरमू शमशान घाट में गुरविंदर सिंह सेठी का अंतिम संस्कार किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर 4 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के आयोजन के सफल संचालन के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में गुरुवार को एक बैठक जो है वो आयोजित की गई। और वहीं इस बैठक में राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरेसेन सोरेंग और अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया। और बैठक में खेल आयोजन की सभी 17 समितियों के पदाधिकारियों को भी संबोधित करते हुए शशि रंजन ने कहा कि सफल आयोजन के लिए समितियों के सक्रिय सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि टीमों के आगमन, आवासन और इसके अलावा पंजीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बालिका खिलाड़ियों के लिए रहने की विशेष व्यवस्था की गई है। और वहीं नामकुम स्थित झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और रातू स्थित झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में बालिका खिलाड़ियों के लिए विशेष शरण स्थली बनाई गई है। और इसके अलावा बालक खिलाड़ियों के लिए भी 24 घंटे मेडिकल टीम तैनात रहेगी। और खेल आयोजनों के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर किसी भी असुविधा के समय त्वरित समाधान न किया जा सके। और वहीं गुरुवार से विभिन्न राज्यों की टीमों का रांची आगमन शुरू हो चुका है, जिनमें कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर झारखंड में जल्दी ही पेशा नियमावली लागू हो सकती है। और इसको लेकर जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं कि अब इसे कैबिनेट में भेजने की भी तैयारी चल रही है। और वहीं राज्य के सीनियर वकीलों से भी इसको लेकर सलाह जो है वो ली जा चुकी है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंचायती राज विभाग के निदेशक निशा उरांव ने इसकी जो जानकारी है वो दे दी है। और वहीं पर इसी बीच JPRA 2001, पी पेशा और पेशा कानून 1996 के मुद्दों पर बहस हो रही है कि ये क्या है। और इस संदर्भ में पहली बार एक मंच पर विशेषज्ञों और याचिकाकर्ताओं का जमावड़ा होने जा रहा है। और जमावड़ा रांची के SDC सभागार में लगेगा। और इस विशेष कार्यक्रम में अनुसूचित क्षेत्र, इसके अलावा 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के विषय पर गहराई से यहाँ पर जो चर्चा है वो की जाएगी। अब यहाँ पर इसको लेकर किन किन विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है बैठक में, उसकी पूरी लिस्ट और डेटा डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची DC मंजुनाथ भजंत्री 2 जनवरी को देर रात ठंड को देखते हुए रांची शहरी क्षेत्र का भ्रमण करने निकले। और इस दौरान उन्होंने हाथगढ़ा बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण करते हुए आश्रय गृह में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। और वहीं बढ़ते ठंड को देखते हुए निगम के सभी आश्रय गृहों में बेड, कंबल, पेयजल इत्यादि की बेहतर इंतजाम के लिए तमाम व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है। और रांची DC मंजुनाथ भजंत्री ने सड़कों पर रात में गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन वृहद स्तर पर चलाते हुए नजदीक यहां पर आश्रय गृह में शिफ्ट करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यहां पर ठंड में सड़कों पर रात में गुजर बसर कर रहे व्यक्तियों को भी कोई परेशानी ना हो। और साथ ही उन्होंने जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण भी किया। और वहीं पर इस दौरान अपर प्रशासक रांची नगर निगम संजय कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया। रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर बकौरिया गांव के पास यात्री बस और ट्रक के बीच जबरदस्त सीधी टक्कर हो गई। और इस दुर्घटना में अब तक 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, जबकि बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। और घटना सुबह करीब यहाँ पर 6:30 से 6:45 के बीच की बताई जा रही है। और इसको लेकर ये भी बताया जा रहा है कि घने कोहरे की वजह से दोनों वाहनों के ड्राइवर एक दूसरे को देख नहीं पाए, और जिससे यह हादसा हो गया। और हादसे के बाद
घटना स्थल पर हड़कंप मच गया। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे और उन्होंने बस और ट्रक में फंसे यात्रियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। और वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना की पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घायलों को नवजीवन अस्पताल तुम्बागढ़ा भेजा। और वहीं ग्रामीणों के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि दुर्घटना के वक्त जो कोहरा है और धुंध है वो काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ था कि आसपास देखना तक मुश्किल हो जा रहा था और उसी की वजह से जो वाहन के चालक हैं वो एक दूसरे को देख नहीं पाए और उसी वजह से यह हादसा हो गया। अब वहीं ग्रामीणों ने पुलिस और एम्बुलेंस के आने से पहले जो यात्री फंसे हुए हैं उनको खुद यहाँ पर निकालने का जो काम है वो किया है और जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस हादसे में मरने वालों की संख्या फिलहाल 3 बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक नहीं की गई है। और पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जाँच जो है वो की जा रही है और वहीं घायलों का इलाज यहाँ पर अस्पताल में जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जमशेदपुर से, जहाँ पर जमशेदपुर से सटे औद्योगिक नगरी सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल चोरों ने आदित्यपुर के सदबोहनी जुलमताड़ स्थित साई कल्पना अपार्टमेंट को निशाना बनाते हुए 5 फ्लैट पर एक साथ हाथ साफ किया है, यानी कि चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। अब वहीं जानकारी के मुताबिक चोरों ने फ्लैट के ए ब्लॉक के पहली मंजिल में उमाशंकर प्रसाद, 5वीं मंजिल में डॉक्टर एन.के. यादव, बी ब्लॉक में प्रशांत कुमार और अशोक चौधरी तथा सी ब्लॉक में राजीव रंजन सिंह के फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि यहां पर ताज्जुब की बात यह है कि जिन भी फ्लैटों में चोरी हुई है सभी के मालिक जो हैं वो बाहर गए हुए थे। अब यहाँ पर इस घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को गुरुवार को तब हुई जब लोगों ने सारे फ्लैट के ताले जो है वो टूटे हुए देखे और मौके पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है और फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगालने में जुटी हुई है। और यहाँ पर इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं और यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। और पुलिस प्रशासन ने भी इस घटना से प्रभावित फ्लैट के मालिकों को जल्द लौटने को कहा है ताकि चोरी के सामान की जो सूची है उसको तैयार किया जा सके कि आखिर कितने रुपए की यहाँ पर जो सामान है उसकी लूट हुई है और बाकी मामले में लाखों की चोरी का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में 2 युवकों ने आत्महत्या कर ली और दोनों ने ही अपने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और फिलहाल यहां पर दोनों की मौत का कारण सामने नहीं आ पाया है, लेकिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों ने डिप्रेशन में आकर यह कदम उठाया होगा। पुलिस यहां पर यूडी केस दर्ज कर मामले की जाँच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर देश के उत्तर पश्चिमी दिशा से झारखंड आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य में पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में और भी ज़्यादा कमी आ चुकी है और अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम जो तापमान है वो गुमला का है, जो कि 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे अधिक यानी कि उच्चतम तापमान सिमडेगा के बानों में 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है, जिस वजह से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है और साथ ही साथ ये जो ठंड है वो कहीं ना कहीं अब चुभने लगी है। और वहीं मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 3 और 4 जनवरी 2025 को मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। और वहीं पर अगर हम लोग आज के मौसम की बात करें तो आज दिन भर ठंडी पछुआ हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ेगी और लोगों को सर्द भरी ठंड का एहसास भी होगा। और मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 यहाँ पर जनवरी को सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छा सकते हैं। और मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल बनने के चलते यहाँ पर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इससे ज़्यादा उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मौसम जो है वो अपने तेवर बदल सकता है।
इसके अलावा 6 जनवरी को भी बादल छाने के आसार हैं। 7 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा और इसके बाद एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर झारखंड में महिलाएं अब मैया सम्मान योजना का जो फॉर्म है वो कॉमन सर्विस सेंटर में नहीं भर सकेंगी और झारखंड सरकार ने CSC से समझौता जो है वो रद्द कर दिया है। और वहीं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। अब यहाँ पर विभाग की निदेशक समीरा एस की ओर से 30 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद CSC के माध्यम से आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हालांकि इसको बंद करने का कारण उन्होंने ये दिया है कि CSC की सेवाओं की अब यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए महिलाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। CSC से उन्हें लौटाया जा रहा है। नए लाभार्थियों के आवेदन करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और इससे नए आवेदकों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो कन्फ्यूजन हो गया है और देखा जाए तो हड़बड़ी गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई है। और यहाँ पर गुरुवार को CSC पहुंची महिलाओं से आवेदन नहीं लिया गया और इसके बाद महिलाएं ब्लॉक ऑफिस पहुंची और यहां पर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ली, लेकिन यहां पर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय से उन्हें कोई भी यहां पर जवाब जो है वो नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पारा शिक्षकों के बढ़ने वाले मानदेय को लेकर, जो कि बढ़ेगी या फिर नहीं उसको लेकर अब यहाँ पर सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर झारखंड के शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत करीब 8000 पारा शिक्षकों को पिछले 2 वर्षों से मानदेय बढ़ोतरी का इंतजार है और वहीं सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2022 के मुताबिक हर साल शिक्षकों के मानदेय में 4% बढ़ोतरी का प्रावधान है, लेकिन नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण शिक्षकों का सेवा सत्यापन नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण स्कूलों में सेवा सत्यापन का काम पंचायत के मुखिया और प्रमुख करते हैं, जिससे वहां के शिक्षकों को समय पर बढ़ा हुआ मानदेय मिल रहा है। लेकिन यहां पर शहरी क्षेत्रों में यह काम नगर निगम या फिर नगर परिषद के मुखिया के जरिए होता है। अब यहां पर चूंकि राज्य में नगर निकाय चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं और इसलिए शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है और राज्य के कई जिला शिक्षा अधीक्षकों ने इस समस्या को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना से मार्गदर्शन मांगा है। और वहीं शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद शिक्षकों को पिछले 2 वर्षों की बढ़ोतरी के साथ एरियर भी दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। वहीं पारा शिक्षकों के परिवार को लेकर भी एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में बदलाव जो है वो किया जाएगा और वहीं इसके तहत यहाँ पर शिक्षकों के आश्रितों को संविदा वाले पदों पर नौकरी देने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है राजधानी रांची से, जहाँ पर रांची शहर में नियमित रूप से घटित आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण नहीं होने पर चिंता जताते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप करने की अपील की है। और वहीं 3 दिन पूर्व पंडरा OP अंतर्गत OTC ग्राउंड के समीप अपराधियों द्वारा की गई छिनताई और गोलीकांड की घटना का उद्भेदन अब तक नहीं होने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए 2 जनवरी को चैम्बर भवन में पदाधिकारियों की बैठक हुई। हाल ही के दिनों में व्यापारिक समाज के साथ घटित होने वाली घटनाओं को दुखद बताते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है और इस बात का भी यहां पर आपत्ति जताई गई है कि क्या कारण है कि पुलिस प्रशासन की सक्रियता के बावजूद अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। और वहीं विमर्श के दौरान यह कहा गया है कि हर एक नियमित अंतराल पर होने वाली घटनाओं से व्यापारी समाज जो है वो चिंतित है और इसी के साथ गतिविधियों के संचालन में व्यापारियों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए चैम्बर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि व्यापारी और उद्यमी समाज के प्रयासों का ही परिणाम है कि सरकार का GST संग्रह लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके सरकार के स्तर से लॉ एंड ऑर्डर पर ठोस कार्रवाई नहीं होना चिंतनीय है और किसी भी राज्य की राजधानी उसके विकास का आईना होती है। यदि राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तब यहाँ पर राज्य के अन्य जिलों का क्या होगा। और राज्य की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन को नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। और वहीं बैठक के दौरान यह भी कहा गया है कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा क्षेत्रवार PCR वैन और मोबाइल टाइगर के संपर्क नंबर को एक्टिव मोड में लाने की जरूरत है।
और वहीं थाना स्तर पर पुलिस व्यवसायी समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन भी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर झारखंड के धनबाद से राजधानी रांची स्थित रिम्स अस्पताल जा रही एक महिला ने गुरुवार को रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। और मिली जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान अनु देवी के रूप में की गई है, जो कि निरसा के गोपालगंज की रहने वाली है। और इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि अनु न्यूरोलॉजिकल समस्या से जूझ रही थी और उनके स्वास्थ्य की गंभीरता को देखते हुए गुरुवार को SNMMCH के डॉक्टरों ने उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया था और वह 6 महीने की गर्भवती थी। और इसको लेकर यहां पर परिजनों के अनुसार महिला को रिम्स लेकर जाने के लिए एम्बुलेंस को रवाना किया गया, लेकिन पुटकी के पास पहुंचते ही महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और इसी बीच महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। हालांकि बच्चा जो है वो बिल्कुल स्वस्थ बताया जा रहा है। और वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्बुलेंस चालक ने तुरंत महिला को पुटकी स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां पर नवजात की सफाई और देखभाल के बाद उसे वापस SNMMCH लाकर भर्ती करवा दिया गया। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 6 महीने में जन्म होने के कारण नवजात की स्थिति नाजुक बनी हुई है और इसी की वजह से बच्चे को अस्पताल के NICU में भर्ती कराया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जन वितरण प्रणाली को लेकर, जहाँ पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में 2G पहुंच मशीन होने के कारण लाभुकों को उचित मात्रा में समय पर अनाज वितरण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही राज्य के लोगों को KYC कराने तथा उचित मात्रा में अनाज प्राप्त नहीं हो पा रहा है और राज्य के ग्रामीणों को उनका अनाज समय से नहीं मिल पा रहा है। और इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग के द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं। और वहीं इसी के संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के सुदूर आदिवासी एवं पहाड़ियों के लोगों के बच्चों को प्रोटीन युक्त दाल, चीनी, सोयाबीन आदि उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जिससे यहाँ पर राज्य के बच्चे जो है वो कुपोषित हो रहे हैं। और इस कुपोषण को दूर करने के लिए एवं राज्य के कमजोर बच्चों को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है। और वहीं पर इसके अलावा मंत्री इरफान अंसारी ने यह कहा है कि उन्होंने राज्य के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए अपने विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 2G पहुंच मशीन की जगह पर जल्द से जल्द 4G पहुंच मशीन जो है उसको लगाया जाए और इस संबंध में जल्द ही यहां पर निविदा प्रकाशित की जाएगी और लोगों को उचित मात्रा एवं समय पर प्रोटीन युक्त अनाज और KYC कराने की सुविधा जो है वो मिल सकेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले के धानसार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक महिला की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। और इस घटना को लेकर ये बताया जा रहा है कि महिला का शव घर से ही कुछ दूरी पर ही पड़ा हुआ था और इसे देखकर आसपास के लोगों ने मृतका के परिजनों को घटना की जानकारी दी और सूचना मिलने के बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मृतका के कपड़े जो हैं वो फटे हुए थे और इसकी वजह से यहां पर पुलिस ने घटना में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। और वहीं मृतका के बेटे ने बताया कि बुधवार को उसकी मां घर से निकली थी, लेकिन देर रात होने के बावजूद वो वापस नहीं लौटी और इसके बाद सुबह उनका शव मिलने की जानकारी मिली तो वो वहां पर पहुंचे। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महिला के गुप्तांग में गहरे जख्म का निशान पाया गया है और यह किसी धारदार हथियार से होने की संभावना जताई जा रही है। और वहीं महिला के शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने यहां पर घटना स्थल से एक ब्लेड भी बरामद किया है और इसके बाद महिला के शरीर से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। और मैं यहां पर आपको बता दूं कि मृतका की पहचान सुनीता देवी के रूप में की गई है, जो कि कैटरिंग में मजदूरी करती थी। और इस घटना के संबंध में थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि मामले की गहराई से जाँच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि महिला घटना स्थल पर कैसे पहुंची और उन्हें कौन लेकर आया। और वही मामले के खुलासे के लिए पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है ताकि यह पता चल सके कि महिला के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म हुआ था या फिर नहीं।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है कैमरून में फंसे मजदूरों को लेकर। जहां पर कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 47 मजदूर अब सुरक्षित अपने घर लौट आए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य सरकार ने इन मजदूरों की मदद के लिए तेजी से कार्रवाई की। और वहीं मजदूरों ने बताया था कि उन्हें सही से वेतन नहीं मिल रहा था और कंपनी का व्यवहार भी ठीक नहीं था। और इसके बाद राज्य सरकार ने तुरंत यह कदम जो है वो उठाया। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 29 दिसंबर को 11 मजदूर झारखंड पहुंचे थे और वहीं पर अब गुरुवार को 27 और मजदूर जो हैं वो वापस लौट आए हैं। और वहीं बाकी 8 मजदूर भी शुक्रवार को रांची पहुंचेंगे। और वहीं गुरुवार को लौटे मजदूरों का श्रम विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया और उन्हें घर तक पहुंचाने का व्यवस्था भी किया।